Welcome to the channel People Teacher. Today we start about the marathon series of public finance. ये आपका पेपर कोड 106 है. इसमें हमने इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कवर किया था एंड इसी में थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी डील करती है पब्लिक फिनांस से. तो आज इसकी मैराथन सीरीज करेंगे. स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फिनांस से. तो मीनिंग पहले समझेंगे कि पब्लिक फिनांस का मीन्स क्या होता है. पब्लिक फिनांस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़. तो पब्लिक फिनांस जो है वो डील करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर से. तो पब्लिक अथॉरिटी की कितनी इनकम हो रही है, उसकी कितनी आय है और उसके खर्चे क्या हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो इससे डील करेगा पब्लिक फिनांस. द वर्ड पब्लिक इज़ यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट और स्टेट. तो जो इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है पब्लिक, उसका मतलब हो जाता है कि इसका मतलब है सरकार या राज्य. तो गवर्नमेंट या स्टेट इसका मतलब होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ इंक्लूड ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो पब्लिक अथॉरिटीज़ में सारी ही सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं. हेंस इट कैन बी सेड दैट पब्लिक फिनांस डील्स विद द फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक फिनांस जो है वो डील करता है फिनांस ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिनांस हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या लोकल बॉडीज़ का हो. देन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फिनांस समझ लेते हैं. तो पब्लिक फिनांस ओल्ड साइंस के रूप में जाना जाता है. इसकी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है अपने ओन वर्ड्स में. तो इनकी डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से दिया गया है, जैसे कि गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनकी कुछ डेफिनेशन दी गई हैं. नेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी कुछ डेफिनेशन दी हैं पब्लिक फिनांस के बारे में. तो इसमें पहली आ जाती है वेरी वाइड डेफिनेशन. तो वाइड डेफिनेशन दी है प्रोफेसर हग गार्टन ने. देन प्रोफेसर फिंडले सीरीस ने, सी एफ बास्टेबल ने दी है. देन नैरो डेफिनेशन दी है फिलिप ने और मेहता ने. इसके बाद वाइड डेफिनेशन आ जाती है, तो ये हिक्स और फेलन ने दी है. और मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो इसमें रिचार्ड आ जाते हैं और ओटो आ जाते हैं. तो इस तरह से पब्लिक फिनांस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वाइड डेफिनेशन के अंतर्गत प्रोफेसर हग गार्टन ने एक डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पब्लिक फिनांस डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. तो पब्लिक फिनांस जो है वो डील करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से एंड द मैनर इन विच द वन इज़ एडजस्टेड विद द अदर. तो ये एक ऐसा मैनर होता है जिसमें एक चीज़ को एडजस्ट किया जाता है दूसरे के साथ में, तब हम उसे पब्लिक फिनांस का नाम देते हैं. स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फिनांस पे आते हैं. तो इसमें स्कोप में आ जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है कि वी स्टडी अबाउट वेरियस प्रिंसिपल्स, इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़. तो हम इसमें जानते हैं कि बहुत सारे सिद्धांत, इफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं एक्सपेंडिचर की, जो एक्सप्लेन की गई हैं पब्लिक फिनांस में, जो मेड की जाती हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा. देन आ जाता है नेक्स्ट इसमें पब्लिक रेवेन्यू. तो पब्लिक रेवेन्यू भी इसका एक स्कोप हो जाता है पब्लिक फाइनेंस का. In the branch of public revenue, we studied about the various ways of raising revenue adopted by the public bodies. तो इसमें हम ये जानते हैं कि various bodies के थ्रू कैसे जो है रेवेन्यू को अराइज किया जाता है various ways के थ्रू. देन थर्ड आ जाता है इसमें पब्लिक डेब्ट. तो पब्लिक डेब्ट भी होता है इसके स्कोप में. This part deals with the study of various principles and methods of arising debt and their economic effects. तो ये जो पार्ट है इसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि कैसे
वेरियस प्रिंसिपल्स मेथड्स जो है राइज करते हैं डेप्ट को और उनके इकोनॉमिक इफेक्ट को इसमें बताया जाता है। देन फोर्थ स्कोप आ जाता है पब्लिक फाइनेंस का, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर करता है मैकेनिज्म को बाय विच द डिफरेंट फिनेंशियल फंक्शंस आर कैरीड आउट, जिसके द्वारा डिफरेंट फिनेंशियल फंक्शंस को कैरी किया जाता है। देन फिफ्थ स्कोप इसका आ जाता है पब्लिक फाइनेंस का, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है। तो इकोनॉमी का स्टेबलाइजेशन होता है पब्लिक फाइनेंस के थ्रू। देन सिक्स वन इज फेडरल फाइनेंस होता है। फेडरल फाइनेंस में आ जाता है एलोकेशन ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच एंड स्टेबलाइजेशन ब्रांच। ये कुछ स्कोप्स थे आपके पब्लिक फाइनेंस के, जिसमें इन्वॉल्व होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पब्लिक रेवेन्यू एंड देन पब्लिक डेब्ट आता है। इसमें फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है, फेडरल फाइनेंस आता है इसमें, जिसमें मुसग्रेव ने बताया है एलोकेशन ब्रांच को, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच को एंड स्टेबलाइजेशन ब्रांच को। Then coming to the next topic which is नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या है, ये साइंस है या आर्ट है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब पब्लिक फाइनेंस को साइंस कहा गया तब इसके बारे में क्या बोला गया, इसको जान लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस एज अ साइंस, तो साइंस में इसे बताया गया साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच स्टडीज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स। तो साइंस की बात करें, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें कैजुअल रिलेशनशिप देखा जाता है उसके फैक्ट्स के बीच में। तो इसमें साइंस के बेसिस पे प्रोफेसर पेलन ने बताया है कि साइंस क्यों हो जाता है पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि ये इसका रिलेशन हो जाता है ह्यूमन नॉलेज के साथ में। लॉफुल कलेक्शन होता है पब्लिक फाइनेंस में, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है पब्लिक फाइनेंस में, एम्पिरिकल होता है ये। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पब्लिक फाइनेंस को एज अ साइंस कंसीडर किया जाता है। देन अब देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस एज अ आर्ट क्यों कंसीडर किया गया है। पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट, तो आर्ट के बारे में J.N. केनेस ने बताया है कि आर्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। तो आर्ट एक ऐसा जो है नॉलेज होता है जिसके थ्रू हम अप्लाई करके अपने डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स को पा पाते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक फाइनेंस का यूज़ करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इसलिए इसे एज अ आर्ट भी देखा जाता है। मेन थॉट्स अबाउट नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस देखेंगे। तो मेन थॉट्स क्या हैं पब्लिक फाइनेंस के नेचर के लिए, तो इसमें पहला थॉट आ जाता है प्योर थ्योरी ऑफ फिनांस, पब्लिक फाइनेंस का। देन सेकंड थॉट आ जाता है सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी का। देन थर्ड थ्योरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स, फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ फंक्शनल फाइनेंस एंड फिफ्थ वन इज एंड लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ एक्टिवेटिंग फाइनेंस। तो इस तरह से पब्लिक फाइनेंस के नेचर को बताया गया है डिफरेंट थॉट्स के थ्रू, जिसमें पहली थ्योरी आ जाती है प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस की। प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस को प्रोफेसर सेलिगमन ने दिया है और इन्होंने बताया है कि पब्लिक फाइनेंस इज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी। तो वो एक ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक रेवेन्यू के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए या पब्लिक डेब्ट्स के लिए। इट इज़ मेयरली अ पॉजिटिव साइंस, तो उन्होंने पॉजिटिव साइंस बताया है पब्लिक फाइनेंस को। इसके बाद सेकंड थ्योरी आ जाती है सोशल पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसको एजवर्थ ने दिया है, पेगो ने दिया है और वैगनर ने दिया है इस थ्योरी को, और इन्होंने पब्लिक फाइनेंस को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में बताया है। देन थर्ड थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स की। तो ये थ्योरी जो है न्यू अप्रोच पर बेस्ड है इकोनॉमिक्स की, और ये थ्योरी दी गई थी लॉर्ड केनिस के द्वारा। इसके बाद फोर्थ थ्योरी आ जाती है फोर्थ नंबर पे। तो ये थ्योरी जो है दिया है प्रोफेसर लर्नर ने और प्रोफेसर हैंसॉन ने। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ फंक्शनल फाइनेंस दिया है और इन्होंने इसमें पब्लिक फाइनेंस को एज एन आर्ट कंसीडर किया है। देन लास्ट थ्योरी आ जाती है थ्योरी ऑफ
एक्टिवेटिंग फिनांस की, जिसको प्रोफेसर बालजीत ने दिया है, बालजीत सिंह इनका नाम है। और इन्होंने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे काफ़ी फोकस किया है और इन्होंने पब्लिक फिनांस को एज एन आर्ट कंसीडर किया था। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस को समझ लेते हैं। तो रोल और इम्पॉर्टेंस क्या हो जाती है पब्लिक फिनांस की, इसको जान लेना यहाँ पे ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो पब्लिक फिनांस की क्या इम्पॉर्टेंस है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एक इकोनॉमी के इकोनॉमिक सिस्टम पर। पब्लिक फिनांस हैड लिटिल इम्पॉर्टेंस इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इसकी लिटिल इम्पॉर्टेंस थी। एडम स्मिथ, Ricardo, etc. were the ardent supporters of the laissez-faire policy and believed in the minimum possible state interference in the affairs of the public। तो इसमें जो है एडम स्मिथ और रिकार्डो ने जो है काफ़ी सपोर्ट किया था लेजर फेयर थ्योरी को, और उन्होंने ये बताया कि पब्लिक के कामों में या पब्लिक अफेयर्स में कम जो है स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस की बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंस हो जाती है कि कैजुअल ऑफ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस इन इकोनॉमी। तो इसकी जो है इम्पॉर्टेंस है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस इन इकोनॉमी में। देन सेकेंड इसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फिनांस इन द मॉडर्न इकोनॉमी। देन थर्ड इसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस इन अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो पहली इसमें आ जाती है इसके इम्पॉर्टेंस कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनांस की, जिसमें इन्वॉल्व है इंक्रीजेज इन द एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में इंक्रीजेज आना। देन सेकेंड वन इज इंक्रीजेज इन द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ में किसी भी तरह का इंक्रीज होना या इफेक्ट आना। देन थर्ड वन इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। तो इस तरह से पब्लिक फिनांस की आपको इम्पॉर्टेंस बताई गई है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैसे होता है, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो ये कैसे प्रिंसिपल्स हैं इसको जान लेते हैं। द फ्रेज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फिनांस मीन्स द फंडामेंटल रूल्स विच शुड बी डिटरमाइन द फिनेंशियल पॉलिसी ऑफ द स्टेट। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फिनांस की, तो इसमें ऐसे फंडामेंटल रूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो फिनेंशियल पॉलिसी ऑफ स्टेट से डील करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और पब्लिक फिनांस के प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये देखेंगे यहाँ पे। दिस प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फिनांस हैज़ बीन नेम्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग नाम दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फिनांस को। इसमें प्रोफेसर डाल्टन ने बताया है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इसे, जबकि पेग्यू कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर। तो अलग अलग नामों से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसे नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फिनांस को। अकॉर्डिंग टू गाल्टन की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होल्ड्स दैट, उनका कहना था कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एडवांटेज जो है डील करता है द बेस्ट सिस्टम ऑफ द पब्लिक फिनांस से। तो जो भी बेस्ट सिस्टम होगा पब्लिक फिनांस का उससे इट इज़ दैट विच सिक्योर द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, जो सिक्योर करता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को फ्रॉम द ऑपरेशंस इट कंडक्ट। तो जो भी ऑपरेशन ये कंडक्ट करता है उसमें, इसके लिए इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए ये फिगर के थ्रू इसमें दिखाया गया है कि बेनिफिट्स वाई एक्सेस पे होंगे और एक्स एक्सेस पे पब्लिक फिनांस को दिखाया गया है, जिसमें कर्व बनता है MSB का। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स का कर्व है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए शो किया गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें मार्जिनल सोशल स्कैरिफाइज। तो इसके लिए भी
डायग्राम दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का, जिसके लिए फॉर्मूला बताया गया है मार्जिनल सोशल स्कैरिफाई MSS इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट MSB। द नेक्स्ट टर्म है बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट, तो ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं PP विच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वेयर मार्जिनल स्कैरिफाइज इक्वल मार्जिनल एडवांटेज। तो यहाँ पे मार्जिनल स्कैरिफाइज और मार्जिनल एडवांटेज जो है इक्वल हो जाते हैं। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, तो कैसे ऑप्टिमल एक्सपेंडिचर होता है, एलोकेशन होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, ये जानेंगे। तो इसके लिए ग्राफ शो किए गए हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर का ये ग्राफ है। देन सेकेंड ग्राफ आपको मिल जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू का। इसके बाद कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो नेसेसरी होती हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है मुस्ग्रेव्स व्यू ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो मुस्ग्रेव्स ने भी अपने व्यूज़ दिए हैं। इन्होंने अपने व्यूज़ में बताया है कि द सेम रीजनिंग एज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर प्रग्यू और डाल्टन के द्वारा जो भी रीजनिंग लगाई गई, इनकी भी रीजनिंग सेम थी उनके जैसे ही। तो इन्होंने भी एक ग्राफ प्रेजेंट किया है इसके लिए, जिसमें इन्होंने गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम बजट ऑपरेशन को शो किया है और उसके बाद मार्जिनल सोशल स्कैरिफाइज को शो किया है वाई एक्सेस पे और मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स को शो किया है। से रिलेटेड ये यहाँ पे ग्राफ हो जाता है गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम बजट ऑपरेशंस के लिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम मीनिंग, नेचर एंड वैगनर्स एंड वाइजमैन पिकॉक्स इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हेयर वी फर्स्टली अंडरस्टैंड अबाउट पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो यह वह एक्सपेंडिचर होता है जो इनकर्ड होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए जो वर्किंग फॉर द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, आइदर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिंग नीड्स ऑफ द सिटीजन्स और फॉर प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो या तो ये कलेक्ट करती हैं सिटीजन्स के नीड्स को या प्रमोट करती हैं इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर्स को। तो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर का हमने मतलब समझा है। अब इसके बाद चलेंगे इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन मॉडर्न टाइम। तो इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस क्या है आज के टाइम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर की, इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंस आ जाती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट्स का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देन इसमें सेकेंड इम्पॉर्टेंस आ जाती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। देन थर्ड इम्पॉर्टेंस आ जाती है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ की। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक सेक्टर की बहुत अच्छी ग्रोथ है देन बैकवर्ड सेक्टर जो है वो और ज़्यादा बैकवर्ड होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक सेक्टर की बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। देन फोर्थ इम्पॉर्टेंस आ जाती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस आ जाती है सोशल प्रोग्रेस की। देन सिक्स वन इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन होना चाहिए। The next term is causes of increase in public expenditure in India। तो क्या causes हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज करने के लिए इंडिया में? तो इसमें both intensive and extensive expansion in the activities of the government during the planning period has resulted in a spectacular rise in the पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो मेजर कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया आर मोर और लेस, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, विच अकाउंट फॉर द जनरल इंक्रीज इन द
पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो यही जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को जनरली इंक्रीज करते हैं, सो वी आर नॉट रिपीटिंग देम। तो ये आपके कुछ जो है कॉजेज बताए गए हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। देन प्रिंसिपल्स और मॉडल्स ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रिंसिपल्स या मॉडल्स बताए गए हैं इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है अडोल्फ वैगनर्स हाइपोथेसिस। तो वैगनर ने ये हाइपोथेसिस दी है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए। देन सेकेंड वन इज पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। देन थर्ड वन इज कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस से या फर्स्ट प्रिंसिपल और मॉडल से। तो पहला मॉडल दिया है अडोल्फ वैगनर ने, इनको अडोल्फ वैगनर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं और अडोल्फ वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। अडोल्फ वैगनर द जर्मन इकोनॉमिस्ट, तो ये जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, मेड इन डेप्थ स्टडी रिलेटिंग टू राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन लेट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ये मॉडल दिया था। बेस्ड ऑन हिज स्टडी ही प्रोपाउंडेड अ लॉ कॉल्ड द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। तो इस लॉ को इन्होंने द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी का नाम दिया था। वैगनर्स law state that as the economy develops over time the activities and functions of the government increase। तो वैगनर्स ने ये बताया कि जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट होता है, उनके फंक्शंस का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही गवर्नमेंट में इंक्रीजेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। एडोल्फ वैगनर एक्सप्लेन दैट द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट countries in the different time indicates that there is a tendency to increase state activities। तो उन्होंने एडोल्फ वैगनर ने कई सारी कंट्रीज़ की कई सारी एक्टिविटीज़ पे जो है रिसर्च किया, उन्होंने उनको स्टडी किया। तो उन्होंने देखा कि टाइम के साथ साथ उनके स्टेट एक्टिविटीज़ में इंक्रीजेज आते हैं। वो बोथ टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो एक्सटेंसिव हों या इंटेंसिव हों। तो इस तरह से अडोल्फ ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने मॉडल दिया और इसको उन्होंने दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था इसमें पार्ट एक्सपेंडिचर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। देन सेकेंड वन इज कल्चर एंड वेलफेयर विच इम्प्लाइज हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग एंड लाइक। तो इस तरह से उन्होंने दो मेजर पार्ट्स में अपने जो है प्रिंसिपल को या मॉडल को कैटेगराइज किया। देन इन्होंने एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया जिसमें इन्होंने बताया कि PCPG T2 अपॉन PCI T2 इज ग्रेटर देन टू PCG T1 अपॉन PCI T1। तो इसमें PCPG जो है वो डील करता है रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स से और PCI डील करता है रियल पर कैपिटा इनकम से और T1 डील करता है इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम से, T2 डील करता है लेटर पॉइंट ऑफ टाइम से। वैगनर्स हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के थ्रू वैगनर्स की हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया गया है इसमें, जिसमें वाई एक्सिस पे शो किया गया है रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स को और एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया गया है रियल पर कैपिटा इनकम को। तो ये जो है वैगनर्स हाइपोथेसिस है जिसको डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। Then, according to Wagner's hypothesis, there are many factors which are responsible for the persistent increase in the पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज करने के लिए वैगनर हाइपोथेसिस कुछ ऐसे फैक्टर्स को प्रेजेंट करता है जिसमें इन्वॉल्व हैं कंटिन्यूअस एक्सटेंशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज़, राइज इन प्राइजेस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वॉर एंड प्रिपरेशन ऑफ वॉर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, मॉडर्न complexities of life,
increasing urbanization, growing population, popularity of the philosophy of planning and economic growth। तो ये कुछ फैक्टर्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे अपने प्रिंसिपल पे। देन सेकेंड मॉडल या प्रिंसिपल पे आते हैं जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड मॉडल है पिकॉक वाइजमैन hypothesis. This hypothesis of the growth of public expenditure was put forth by Jack Weisman and Alan T. Peacock. तो इसे दिया था जैक वाइजमैन ने और एलन टी पिकॉक के द्वारा इसको दिया गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज के लिए। इसका पीरियड था 1890 से लेकर 1955 तक का। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान इफ सम सोशल एंड अदर डिस्बैलेंस टेक प्लेस which shows the need of the increased expenditure or the existing public revenue would not meet the situation। तो इसमें ऐसे कुछ सिचुएशन भी दिखाए गए थे। however the approach of the hypothesis is made on 3 separate concepts। तो कुछ 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे जिनके ऊपर पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस बेस्ड थी, जिसमें इन्वॉल्व हो जाता है फर्स्ट नंबर पे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट थे इसमें, देन सेकंड नंबर पे थे इंस्पेक्शन इफेक्ट्स और थर्ड नंबर पे थे कंसंट्रेशन इफेक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स का क्या मतलब है? यूजिंग एम्पिरिकल data for the British economy after 1890, they found that government's physical activities have risen step by step to successive new plateau during the period studied under the impact of the social disbalance like the war and dispersion। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन सा होता है? इसके लिए जो है ब्रिटिश इकनॉमी के बाद 1890 के बाद में एक जो है डेटा फाउंड किया गया गवर्नमेंट फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्सेसिव न्यू प्लेट्यूज को देखा गया इस पीरियड में। देन इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्पेरेंस को देखा गया, जैसे कि वार्स हैं, युद्ध हैं किसी भी तरीके के, या डिप्रेशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया गया था। इसके बाद ये फिगर शो करता है कि यहाँ पे वाई एक्सेस पे दिखाया गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, देन एक्स एक्सेस पे पीस, वार टाइम और पोस्ट वार की सिचुएशन को दिखाया गया है। द मूवमेंट फ्रॉम द ओल्डर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर द टैक्सेशन ऑफ अ न्यू एंड हायर लेवल इज द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इसमें जो है ओल्डर और टैक्सेशन के बाद न्यू और हायर लेवल पे डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है कि कैसे एक्सपेंडिचर जो है मूव करता है। देन आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे जो है इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब हो जाता है? द इनएडिक्वेसी ऑफ द रेवेन्यू एज कंपेयर्ड विद द acquired public expenditure creates an inspection इफेक्ट। तो इनएडिक्वेसी ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो कंपेयर किया जाता है रिक्वायर्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, जो क्रिएट करता है इंस्पेक्शन इफेक्ट को। देन थर्ड इफेक्ट आ जाता है कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? ईच मेजर डिसबैलेंस leads to the government assuming the larger proportion of the total national economic activity। तो हर एक मेजर जो डिसबैलेंस होता है वो लीड करता है गवर्नमेंट अज्यूमिंग अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट की हम बात करें तो इसमें पिकॉक एंड वाइजमैन ने कंक्लूड किया है द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द पब्लिक सेक्टर टेंड्स टू अकर ऑन अ स्टेप लाइक बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट को पिकॉक एंड वाइजमैन ने कंक्लूड करके तब उसको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद थर्ड हाइपोथेसिस आ जाती है कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस और क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस की, और इसमें टॉलरेंस लेवल के बारे में बात की गई है।
The next topic is क्लासिफिकेशन एंड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्या क्लासिफिकेशन और कैनन्स क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो उनको जान लेंगे। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस को पहले समझ लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफर्स टू सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वेरियस काइंड्स ऑफ स्टेट आउटलेज का ऑन सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक बेसिस पे। तो चाहे वो साइंटिफिक बेसिस पे हो या इकोनॉमिक बेसिस पे हो, उनके बेसिस पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट आउटलेज का। द मेन एम ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ टू एग्जामिन। अगर हम एम की बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो इसका एम होता है एग्जामिन करना, इवेलुएट करना द इफेक्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस आइटम्स एंड मैटर्स। तो ये जो है इफेक्ट और एफिशिएंसी ऑफ वेरियस आइटम्स एंड मैटर्स को एग्जामिन करता है और उन्हें इवेलुएट करता है। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेसिस रहे हैं, इसमें पहला बेसिस आ जाता है, फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। देन थर्ड बेसिस आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। देन नेक्स्ट बेसिस आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को, जैसे कि ऑप्शनल एक्सपेंडिचर या ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट टर्म कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहिए या कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहिए, बात एक ही है। कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज यूज्ड फॉर द फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्पेंडिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द फंडामेंटल रूल्स या प्रिंसिपल के तौर पे जो गवर्न करते हैं स्पेंडिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट को। In fact, principles or canons of public expenditure would determine the efficiency of the expenditure itself. तो प्रिंसिपल्स या कैनन्स जो होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, वो डिटरमाइन करते हैं एफिशिएंसी ऑफ एक्सपेंडिचर को खुद में। तो ये जो है एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करते हैं, उसकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करते हैं। देन प्रोफेसर फाइंडले सेरेरस ने बुक दी थी द साइंस ऑफ पब्लिक फिनांस। तो द साइंस ऑफ पब्लिक फिनांस में उन्होंने कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ इन्होंने 4 कैनन्स और प्रिंसिपल्स की बात की है पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें फर्स्ट इन्वॉल्व हो जाता है द कैनन्स ऑफ बेनिफिट का। देन सेकेंड वन इज the canons of economy, then third one is the canons of sanction, then fourth one is the canon of surplus। तो पहला है इसमें canon of benefit। तो canon of benefit का क्या मतलब हो जाता है, according to this canon a government should spend टू प्रमोट द मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स। तो इसका मतलब होता है इस प्रिंसिपल का कि गवर्नमेंट को ऐसे स्पेंडिंग करनी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स हो जाएं, सोसाइटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स मिले। एक्चुअली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रमोट द मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो इसमें जो है मैक्सिमम गुड्स को प्रमोट किया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स के लिए। This principle is of social benefit in the theory of the public finance is similar to the equimarginal utility in the
थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये जो प्रिंसिपल है कैनन्स ऑफ बेनिफिट, ये सेम डील करता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर में जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है थ्योरी है वो सेम टू सेम है इसके जैसी, कैनन्स ऑफ बेनिफिट्स के जैसी। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या क्या इफेक्ट रहे हैं उनको जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ इफेक्ट बताए गए हैं जिसमें फर्स्ट हो जाता है इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का प्रोडक्ट में क्या जो है इफेक्ट आ रहा है इसको बताया जाता है। देन सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन। तो कंजप्शन के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट है इसे देखा जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट है इसे देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट को देखा जाता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। डाल्टन के अनुसार इसमें पीपल्स एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट को बताया गया है। देन पीपल्स विल टू वर्क, सेव और इन्वेस्ट को बताया गया है। और डाइवर्जन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज को बताया गया है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं पब्लिक रेवेन्यू और इसके क्लासिफिकेशन और सोर्सेज को जानेंगे। तो पब्लिक रेवेन्यू क्या है सबसे पहले ये समझेंगे। पब्लिक रेवेन्यू इज द कोर ऑफ स्टडी ऑफ द पब्लिक फिनांस। तो ये जो है पब्लिक रेवेन्यू टर्म वो एज अ कोर डील करता है, एज अ सेंट्रल पॉइंट होता है स्टडी का पब्लिक फिनांस के लिए, एज प्रोडक्शन ऑक्यूपाइज इन द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। जैसे कि प्रोडक्शन जो है इकोनॉमिक्स के लिए जो है मेनली स्टडी किया जाता है, सेंट्रल पॉइंट के रूप में स्टडी किया जाता है, वैसे ही पब्लिक फिनांस के लिए सेंटर पॉइंट हो जाता है पब्लिक रेवेन्यू का। मीनिंग की बात करते हैं, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द ऑल सोर्सेज लाइक टैक्सेस, बोरोइंग्स, फीस, डोनेशंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक इनकम। तो जो भी गवर्नमेंट को इनकम प्रोवाइड होती है कई सारे सोर्सेज से, जैसे कि टैक्सेस से, बोरोइंग से, फीसेस से, डोनेशन से, तो उसे हम पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक इनकम का नाम देते हैं। देन पब्लिक रिसिप्ट इक्वल टू पब्लिक रेवेन्यू प्लस पब्लिक बोरोइंग प्लस इशू ऑफ न्यू करेंसी। तो ये पब्लिक रिसिप्ट के लिए फॉर्मूला हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की बात करते हैं तो वेरियस टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू सेलिगमन्स क्लासिफिकेशन। सेलिगमन्स ने इसको क्लासिफाई किया है ग्रेटिट्यूअस रेवेन्यू के रूप में। तो इन्होंने बताया है कि यह वह रेवेन्यू होता है यह वह रेवेन्यू हो जाता है जो डिराइव किया जाता है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है डिराइव किया जाता है एज अ गिफ्ट फ्रॉम पब्लिक एंड अदर्स। देन सेकेंड रेवेन्यू इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू का क्या मतलब है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द स्टेट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज से जो गुड्स और सर्विसेज आती हैं उनको जो है जब स्टेट के द्वारा सेल किया जाता है तब हमें जो रेवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू का नाम दिया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आ जाता है कंपलसरी रेवेन्यू का टर्म। तो कंपलसरी रेवेन्यू का मतलब है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, टैक्सेशन। तो इस तरह के जो भी टैक्सेस आते हैं, फीस आती हैं, फाइन्स आती हैं, वो कंपलसरी रेवेन्यू में आ जाते हैं।
इसके बाद रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन किया है बास्टेबल्स क्लासिफिकेशन। तो बास्टेबल्स ने कैसे क्लासिफाई किया है इसे, लाइक एडम स्मिथ, चार्ल्स एफ बास्टेबल हैज़ डिवाइडेड पब्लिक रेवेन्यू इन टू पार्ट्स। तो पब्लिक रेवेन्यू को बास्टेबल्स क्लासिफिकेशन में दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला हो जाता है द इनकम विच द स्टेट रिसीव फ्रॉम इट्स वेरियस फंक्शंस। तो एक ऐसी इनकम जो स्टेट रिसीव करता है उसके वेरियस फंक्शंस के द्वारा, उससे जो है पहला कैटेगराइजेशन किया है बास्टेबल्स ने। देन सेकंड कैटेगराइजेशन हो जाता है द इनकम विच द स्टेट डिराइव्स इन इट्स ओन कैपेसिटी एज स्टेट। तो वो जो है इनकम जो स्टेट डिराइव करता है एज इट्स ओन कैपेसिटी एज स्टेट। देन थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाता है एडम्स क्लासिफिकेशन। एडम्स ने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है रेवेन्यू को। तो इन्होंने डायरेक्ट रेवेन्यू बताया है। डायरेक्ट रेवेन्यू वो होता है जैसे कि रेल, रोड्स, हाईवे, पोस्ट, टेलीग्राफ। तो ये जो रेवेन्यूज होते हैं उनको डायरेक्ट रेवेन्यू में रखा गया है। फिर इसके बाद डेरिवेटिव्स रेवेन्यू आते हैं। इसमें टैक्सेस, फीस, असेसमेंट्स, फाइन्स एंड पेनाल्टीज आ जाती हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाते हैं एंटिसिपेटरी रेवेन्यू। एंटिसिपेटरी रेवेन्यू का मतलब हो जाता है कि ट्रेजरी बिल्स। तो इसमें जो है बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, या कोई भी फॉर्म हो कॉमर्शियल क्रेडिट का वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग ऑफ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं। तो क्या मीनिंग है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का? इसका मतलब हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। तो ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो जाता है टैक्स का, जो रिलेट करता है रेट, अमाउंट, मेथड ऑफ लिविंग, कलेक्शन ऑफ टैक्स से। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को बताया गया है। फर्स्ट हो जाता है एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। तो पहले जो है एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को दिया है। इसमें 4 तरह के टैक्सेशन हैं, जिसमें कैनन्स ऑफ इक्विटी इन्वॉल्व होता है, कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी आ जाता है, कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस आ जाता है, एंड लास्ट वन इज कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद सेकंड नंबर पे चलते हैं तो इसमें मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आता है, जिसमें से पहला कैनन है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी का। देन सेकंड वन इज कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड वन इज कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, देन फोर्थ वन इज कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, then fifth one is canon of popularity, sixth one is canon of buoyancy, then seventh one is canon of coordination, eighth one is canon of expediency, and ninth one is canon of flexibility। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए गए हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें पहला आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस का। देन सेकेंड वन इज टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इलास्टिसिटी, फोर्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फिफ्थ वन इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड अदर कैनन्स आ जाते हैं 6 नंबर पे। तो स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन से। इसमें एडम स्मिथ ने पहला कैनन दिया है कैनन ऑफ इक्विटी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीपल ऑफ एवरी स्टेट शुड पे देयर शेयर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर इंडिविजुअल एबिलिटीज़। तो हर एक स्टेट के लोगों को अपना जो है पे करना चाहिए इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर इंडिविजुअल एबिलिटी। तो अपने इंडिविजुअल एबिलिटी के प्रोपोर्शन में उन्हें शेयर करना चाहिए पे को, विच मीन्स दैट दे शुड पे टैक्स प्रोपोर्शनेट टू दैट इनकम विच दे रिस्पेक्टिवली गेट अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये ऐसी उनकी इनकम हो जाती है जो रिस्पेक्टिवली रिलेट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से। फिर नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी पे। कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी का क्या मतलब हो जाता है? द टैक्स विच ईच इंडिविजुअल इज बाउंड टू पे और टू बी सर्टेन एंड नॉट आर्बिट्रेरी द टाइम ऑफ
payment, the manner of payment, the quantity of to be paid, and ought to be clear and plain to the contributor एंड टू एवरी अदर पर्सन। तो ये इसका कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी का मतलब हो जाता है, इसमें एडम स्मिथ ने बताया है कि जो भी टैक्सेशन के लिए टाइम होता है या मैनर होता है, क्वांटिटी होती है, वो सब पहले से प्री डिटरमाइंड रहती है, पहले से ही डिसाइड रहती है कि किस टाइम पे आपको क्या करना है। देन नेक्स्ट आ जाता है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। तो कैनन ऑफ कन्वीनियंस का क्या मतलब हो जाता है, एवरी टैक्स ऑट टू बी लेविड एट द टाइम और इन द मैनर इन विच इट मोस्ट लाइकली टू बी कन्वीनियंट टू द कंट्रीब्यूटर टू पे इट। तो ये ऐसे टैक्सेस लगाए जाते हैं कंट्रीब्यूटर पर जब वो एफिशिएंटली या कन्वीनियंटली उनको पे कर पाते हैं। देन फोर्थ कैनन आ जाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी का। तो इसमें जो है एडम स्मिथ ने बताया है, एवरी टैक्स ought to be contributed as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible over the above what is brings into the public treasury ऑफ द स्टेट्स। तो एडम्स ने बताया है इसमें कि जो भी टैक्सेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी होना चाहिए और इकोनॉमी के दो जो है प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए होना चाहिए। देन नेक्स्ट मॉडर्न कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है। तो इसमें पहला टैक्सेशन आ जाता है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी का। इसमें जो है दो थिंग्स होती हैं, पहली आ जाती है इट मे मीन्स दैट टैक्सेशन शुड बी प्रोडक्टिव। तो टैक्सेशन जो है प्रोडक्टिव होने चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज टैक्स शुड नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट। तो टैक्स जो है अब्स्ट्रैक्ट और डिस्करेज प्रोडक्शन के लिए नहीं होने चाहिए। देन सेकेंड कैनन आ जाता है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी का। देन थर्ड वन इज कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कैनन ऑफ पॉपुलैरिटी, बॉयडेंसी एंड कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैनन ऑफ एक्सपेंडेंसी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद थर्ड आ जाते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा लाइक इंडिया के द्वारा जो भी टैक्सेशन के कैनन्स दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। इसमें पहला आ जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस का। द फर्स्ट कैनन of taxation in developing countries like India is the mobilized source in the private and public sector। तो mobilized resources होते हैं इसमें private and public sectors में। then second taxation according to the ability। तो according to ability होना चाहिए taxation, पेई को ये पता होना चाहिए कि उसकी एबिलिटी के अनुसार ही उससे टैक्सेशन लिया जा रहा है। देन थर्ड आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इलास्टिसिटी का। तो इकोनॉमिक इलास्टिसिटी से भी डील करना चाहिए कैनन्स ऑफ टैक्सेशन को। देन फोर्थ वन इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से भी डील करना चाहिए, सबको समान जो है टैक्स लगाना चाहिए। एंड देन फिफ्थ आ जाता है टू काउंटर इन्फ्लेशन एंड लास्ट वन इज अदर कैनन्स और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एक अच्छे या गुड टैक्स सिस्टम की, तो इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है टैक्स सिस्टम शुड बी बैलेंस्ड। टैक्स सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। तो बर्डन ऑफ टैक्स को पूरी तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए उसका। देन थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, रिलेटेड टू नेशनल इनकम होना चाहिए गुड टैक्सेशन सिस्टम को। देन फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ टैक्स सिस्टम एंड सिक्स वन इज़ अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है टैक्सेस का वो देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बेसिस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्सेस के बेसिस पे प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेस आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ टैक्सेस पे स्पेसिफिक एंड
एडवॉल्रेंट टैक्सेस आ जाते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो जाता है कि वही सारे बर्डन को पे करता है जिस पे वो टैक्स लगाया जाता है, जो लेविट किया जाता है जिस पे, वही पर्सन सारे टैक्सेस को बेयर करता है, पे करता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इसके बाद आते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पे। तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में इन्वॉल्व हो जाता है कि इसमें इक्विटी रहती है, सर्टेनिटी होती है पे करने में, ये इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्टिविटी रहती है, इसमें इलास्टिसिटी रहती है, सोशल इफेक्ट होता है इनका, प्रोग्रेसिव नेचर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं जस्टिस के लिए, और कन्वीनियंस रहते हैं, और सिंप्लिसिटी रहती है इसमें। देन डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पे आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ डिमेरिट्स भी हो जाते हैं जिसमें इनकन्वीनियंस आ जाता है, इवेजन आ जाता है, आर्बिट्रेरी आ जाता है, अनइकोनॉमिकल आ जाता है, नैरो बेस होता है इसका, अनपॉपुलर होते हैं ये, डिसइंसेंटिव ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रहता है, डिस्करेजमेंट ऑफ द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल होता है इसमें, और डिफ़िकल्टी इन असेसमेंट एंड पेमेंट होता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि जिस पे टैक्स लगाया जाता है उसका बर्डन किसी और के द्वारा बेयर किया जाता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की कुछ मेरिट्स होती हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कन्वीनियंस इसका एडवांटेज हो जाता है, इवेजन इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें टैक्स की चोरी नहीं की जा सकती है, इक्विटी इलास्टिसिटी होती है इसमें, वाइडर बेस रहता है इसका, पॉपुलर होता है इकोनॉमी, देन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन होता है ये, प्रोटेक्शन एंड चेकिंग हार्मफुल कंजप्शन। इसके बाद डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है इनइक्विटी, अनसर्टेनिटी रहती है, अनइकोनॉमिकल होते हैं ये, नो सोशल कॉन्शियसनेस होती है इसमें, इलास्टिसिटी होती है, और इफ़ेक्टिव डिमांड रहती है इसमें, रिग्रेसिव होते हैं, इंटरमीडियरीज होती हैं, और डिस्करेजिंग नेचर होते हैं ये, और इंसेंटिव टू टेंडेंसी ऑफ इन्फ्लेशन रहता है इसमें। तो ये डिमेरिट्स हो जाते हैं। इसके बाद डिफरेंस दिखाया गया है डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। तो डिवीजन कैसे किया जाता है टैक्सेस का? इसके लिए इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस को देख लेते हैं। तो इम्पैक्ट बताया गया है टैक्सेशन का, देन शिफ्टिंग ऑफ अ टैक्स बताया गया है। शिफ्ट कैसे किया जाता है? टैक्स शिफ्टिंग का मतलब होता है ये फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो सकता है या बैकवर्ड शिफ्टिंग हो सकता है। फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब हो जाता है जब टैक्स आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर पे बढ़ाया जाएगा, तो उसे फॉरवर्ड शिफ्टिंग कहेंगे। लेकिन बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है कि जब सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल से लेबर कॉस्ट पे आया जाता है तो उसको बैकवर्ड शिफ्टिंग कहते हैं टैक्स शिफ्टिंग में। इसके बाद द ट्रेडिशनल एंड गार्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस बताया गया है। तो इसमें डाल्टन्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस को बताया है। इन्होंने इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को मनी बर्डन और रियल बर्डन में कैटेगराइज किया है। मनी बर्डन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बर्डन आ जाता है, जबकि रियल बर्डन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बर्डन ही आता है। फिर मुस्ग्रेव्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन पे आते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने 5 फॉर्म बताए हैं इंसिडेंस के लिए टैक्सेशन के, जिसमें पहला आ जाता है स्पेसिफिक इंसिडेंस। तो ये स्पेसिफिक इंसिडेंस होते हैं जो टैक्स बर्डन को कम करते हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इंसिडेंस आ जाते हैं, फिर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस आते हैं, फिर नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल एक्सपेंडिचर इंसिडेंस, एंड लास्ट वन इज बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस। देन थर्ड नंबर पे आता है मिसेस उर्सुला हेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंसिडेंस। तो इन्होंने फॉर्मल इंसिडेंस को बताया है, इफेक्टिव इंसिडेंस को बताया है,
तो इस तरह से बर्डन ऑफ टैक्सेशन के लिए अलग अलग इंसिडेंट्स बताए गए हैं। इंसिडेंस ऑफ सम टैक्सेस में इन्वॉल्व हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे है इनकम टैक्स, देन सेकंड नंबर पे है इंपोर्ट ड्यूटी। तो इनकम टैक्स का मतलब हो जाता है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे कि वेजेस या इंटरेस्ट या रेंट। और इंपोर्ट ड्यूटी का क्या मतलब हो जाता है? इंपोर्ट ड्यूटी आर टैक्सेस विच आर लेविड ऑन द फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स। तो ये फॉरेन प्रोड्यूस्ड गुड्स पे लगाए जाते हैं जो इंपोर्टर्स लेता है, कलेक्ट करता है उसे। एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है फॉरेनर्स पे लगाई जाती है जो गुड्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनके लिए। डेथ ड्यूटी का क्या मतलब है यहाँ पे? तो अकॉर्डिंग टू वन व्यू द इंसिडेंस ऑफ डेथ ड्यूटी फॉल अंडर द सक्सेसर एज द डेड पर्सन कैन नॉट बी बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स। तो जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो टैक्स को नहीं पे कर सकता है, तो इसमें जो है इंसिडेंस ऑफ डेथ ड्यूटी लगता है। देन फिफ्थ वन इज एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स हो जाता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी लेविड की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर, वाइल सेल्स टैक्सेस आर लेविड ऑन द टर्नओवर ऑफ गुड्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन इकोनॉमी। तो इसमें देखेंगे कि क्या इफेक्ट है टैक्सेशन का इकोनॉमी पर। तो इसके लिए इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन बताया गया है जिसमें एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट के लिए बताया गया है। देन विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट के लिए बताया गया है। इसके बाद डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज किया गया है और इसमें इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है एंड अदर इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग इफेक्ट को बताया गया है। Then coming to the next topic which is पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट्स में रोल और क्लासिफिकेशन को जानेंगे। पब्लिक डेब्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो पब्लिक डेब्ट इन सिंपल वर्ड्स रिफर्स टू द लोन राइज्ड बाय अ गवर्नमेंट। तो ये ऐसा लोन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा राइज किया जाता है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो। बट इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू लाइक टैक्सेस। तो ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू का काम नहीं करते हैं पब्लिक डेब्ट्स जैसा कि टैक्सेस करता है। टोटल पब्लिक डेब्ट ऑफ द कंट्री इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ। तो टोटल पब्लिक डेब्ट जो होता है एक कंट्री का वो कंप्राइज्ड किया जाता है बोथ में। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फाइंडले सिरेस के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि नेशनल डेब्ट इज द डेब्ट विच आर स्टेट ओज टू इट्स सब्जेक्ट और टू नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये नेशनल डेब्ट जो है एक ऐसा डेब्ट हो जाता है जो स्टेट ओज करता है इट्स सब्जेक्ट के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए या नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज के लिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं पब्लिक डेब्ट के बारे में। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक डेब्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंस हो जाता है एलिमेंट्स ऑफ कंपल्सन के बेसिस पे, यूज ऑफ लोन्स के बेसिस पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन सिक्रेसी के बेसिस पे, पीरियड ऑफ पेमेंट के बेसिस पे, देन सोर्सेज ऑफ डेब्ट के बेसिस पे, फॉरेन लोन्स के बेसिस पे, साइज एंड सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन्स के बेसिस पे, इफेक्ट ऑफ डेब्ट के बेसिस पे, डेब्ट लिक्विडेशन के बेसिस पे, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी के बेसिस पे एंड मोड ऑफ पेमेंट के बेसिस पे। तो ये कुछ डिफरेंस है पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट में। रोल एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो क्या रोल है, नीड क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक डेब्ट का, इसको समझ लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस या नीड हो जाती है टू फिनांस वॉर के फिनांस के लिए इसकी नीड हो जाती है। फिर नेचुरल क्लाइमेटीज़ के लिए इसकी नीड हो जाती है। फिर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए भी पब्लिक डेब्ट की ज़रूरत पड़ती है। टू फिनांस पब्लिक इंटरप्राइजेज के फिनांस के लिए भी पब्लिक
डेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, सोशलिस्टिक आउटलुक के लिए ज़रूरत होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक डेप्ट ज़रूरी है। फिर टू चेक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए भी पब्लिक डेप्ट की ज़रूरत होती है। टू ब्रिज टेम्परेरी डेफिसिट को इसमें ब्रिज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को देखा जाता है। टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंजेस को प्रोवाइड किया जाता है। एंड स्पेशल इम्पोर्टेंस टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए पब्लिक डेप्ट की स्पेशल इम्पोर्टेंस रहती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट पे आते हैं, तो इसमें फ्रॉम टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शॉर्ट टर्म डेप्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्ट का पीरियड होता है 3 to 9 मंथ्स का। देन लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं, तो इसमें जो है मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स का होता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। मीडियम टर्म डेप्ट की बात करते हैं तो इसमें 5 ईयर्स तक का मेच्योरिटी टाइम रहता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें रिडीमेबल आते हैं और इररिडीमेबल पब्लिक डेब्ट्स आ जाते हैं। इसके बाद फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें प्रोडक्टिव डेब्ट्स आते हैं और अनप्रोडक्टिव डेब्ट्स आ जाते हैं। देन फ्रॉम नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें वॉलेंटरी डेब्ट आते हैं और कंपलसरी डेब्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें मार्केटेबल डेब्ट आ जाते हैं और नॉन मार्केटेबल डेब्ट आते हैं। देन पेमेंट पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें फंडेड डेब्ट और अनफंडेड डेब्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट आते हैं। बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट की बात कर लेते हैं, तो पब्लिक डेप्ट के बर्डन का क्या मतलब होता है। बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट रिफर्स टू द स्कैरिफाई इट विल impose on the impose and resultant effect on the community in the form of increase in the taxation necessitated at the time of the repayment and for paying the annual interest ऑन द गवर्नमेंट लोन्स। तो ये बर्डन का मतलब होता है कि पब्लिक डेब्ट जो है जब बढ़ता चला जाता है और टैक्सेशन जो है बढ़ता जाता है तो उसे हम बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट कहेंगे। इसमें जो है 2 टाइप के पब्लिक डेब्ट के बर्डन हो सकते हैं। पहला है मनी बर्डन या रियल बर्डन। मनी बर्डन और रियल बर्डन 2 तरह के काइंड्स होते हैं। फिर काइंड्स ऑफ पब्लिक डेब्ट की बात करें तो इसमें बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट आ जाता है और बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट आ जाता है। तो बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट को ये चार्ट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, जिसमें इंटरनल डेब्ट आ जाते हैं, जिसमें 2 पार्ट हैं, रियल बर्डन या मनी बर्डन। तो रियल बर्डन भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मनी बर्डन भी 2 टाइप का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर एक्सटर्नल डेब्ट आते हैं, इसमें भी मनी बर्डन और रियल बर्डन आ जाते हैं। मनी बर्डन में 2 टाइप्स आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसके बाद रियल बर्डन में भी 2 टाइप के आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मनी बर्डन की बात करें तो इसमें जो है इंटरनल डेब्ट सिंपली इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मनी को फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू द गवर्नमेंट एंड देन बैक टू द पब्लिक। तो इसमें जो है ट्रांसफ़र किया जाता है मनी को जनरल पब्लिक से गवर्नमेंट में और उसके बाद बैक किया जाता है पब्लिक तक। देन इनडायरेक्ट मनी बर्डन्स आ जाते हैं, तो ये जो है एडवर्सली काम करते हैं, अफेक्ट द पीपल्स डिज़ायर टू वर्क, जो है तो ये पीपल्स की डिज़ायर को वर्क के लिए एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, सेव करते हैं एंड एबिलिटी टू वर्क, इन सबको ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। इसके बाद डायरेक्ट रियल बर्डन आ जाते हैं। डायरेक्ट रियल बर्डन में रियल जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, इनडायरेक्ट रियल बर्डन आएंगे। फिर बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट्स आ जाएंगे, जिसमें डायरेक्ट मनी बर्डन आ जाते हैं। डायरेक्ट मनी बर्डन जो है वो डायरेक्टली लगाए जाते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट मॉनेटरी बर्डन्स आ जाते हैं। फिर डायरेक्ट रियल बर्डन्स आते हैं। फिर इनडायरेक्ट रियल बर्डन्स आ जाते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट एंड मैनेजमेंट पे। तो रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट और मैनेजमेंट को जानेंगे। क्या मेथड्स होते हैं रिडेम्पशन के लिए, ये देखेंगे। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट द रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट मीन्स
रीपेमेंट ऑफ अ डेप्ट। तो इसका मतलब हो जाता है कि किसी डेप्ट का रीपेमेंट किया जाना। मेथड्स ऑफ डेप्ट रिडेम्पशन का क्या मतलब है? तो इसमें पहला मेथड आ जाता है रिडेम्पशन ऑफ इंटरनल डेप्ट्स। तो इंटरनल डेप्ट्स में आ जाते हैं रिपिडेशन, रोल लोन कन्वर्जन, एंड थर्ड वन इज refunding, fourth one is surplus budget, fifth one is sinking fund, and sixth one is capital levy। फिर इसमें सेकेंड पार्ट आ जाता है रिडेम्पशन ऑफ फॉरेन लोन्स का। तो फर्स्ट है रिडेम्पशन ऑफ इंटरनल डेब्ट्स। इंटरनल डेब्ट्स में रेपुटेशन ऑफ डेब्ट आ जाता है, लोन कन्वर्जन्स आते हैं, रिफंडिंग्स इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। उसके बाद सरप्लस बजट आ जाते हैं, सिंकिंग फंड आ जाता है इसमें। देन ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट के। तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का, देन सेकंड वन इज सफिशिएंट फंड्स का, और इसके बाद कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम इंटरेस्ट कॉस्ट थ्योरी होती है। तो इसके लिए मिनिमम इंटरेस्ट कॉस्ट थ्योरी दे रखी है। फिर सेकंड आ जाता है इसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स थ्योरी। तो सेकंड थ्योरी है ये प्रिंसिपल्स के लिए। देन थर्ड आ जाता है इसमें फंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डेब्ट्स इनटू द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को फंड किया जाता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में। देन फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक डेब्ट पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। Then coming to the next topic, which is financial federalism and financial adjustment in India. Characteristics of फेडरल फाइनेंस की बात करेंगे। इससे पहले समझ लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वह लोगों के अनुसार चले। द पीपल ऑफ अ स्टेट मे हैव वन गवर्नमेंट, उसके पास एक ही जो है गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। तो व्हेन देयर आर मोर देन वन गवर्नमेंट, अगर मोर देन वन गवर्नमेंट है तो उसको फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें एलोकेशन रहता है फेडरल फाइनेंस में, इक्वल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन होता है, टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ्री ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता है, राइट ऑफ सेपरेशन इन्वॉल्व होता है, एंड इंटरनेशनल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस की बात करेंगे तो इसमें अकॉर्डिंग टू बीपी अडारकर, इन्होंने अपनी बुक्स प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेडरल फाइनेंस में बताया है कुछ प्रिंसिपल्स को, जिसमें पहला प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव under their own independence central finance resource sufficient to carry out under the exclusive functions। तो इसमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए विद देयर ओन स्पेस। फिर सेकेंड इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो जाता है एडुकेसी एंड इलास्टिसिटी का। तो इसमें एडुकेसी होनी चाहिए रिसोर्सेज में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एडुकेट होने चाहिए वो। देन थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी का। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी और एफिशिएंसी होनी चाहिए। देन अदर प्रिंसिपल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसके बाद फिनेंशियल फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो इसमें दो हेडिंग्स आ जाएंगी। पहली हेडिंग आएगी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ की। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ आ जाते हैं। देन सेकंड पॉइंट पे आएंगे फिनेंशियल एडजस्टमेंट इन इंडिया, जिसमें टैक्सेस, ग्रांट्स इन एड आ जाएंगे और लोन्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है।
फिनेंशियल एडजस्टमेंट इन इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें फर्स्ट हो जाता है टैक्स शेयरिंग। टैक्स शेयरिंग में अंडर पार्ट्स आ जाते हैं डिवीजन ऑफ इनकम टैक्स, डिवीजन ऑफ यूनियन एक्सरसाइज, देन सेकेंड वन इज ग्रांट्स इन एड एंड थर्ड वन इज लोन्स। प्रॉब्लम्स ऑफ फेडरल फिनांस इन इंडिया की बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। प्रॉब्लम में पहला आ जाता है रिस्ट्रिक्टेड रेवेन्यू राइजेज राइजिंग कैपेसिटी, देन सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयरिंग द revenue of corporate sections, and third one is finance commission has been overshadowed, then fourth one is arbitrary resources transfer, and fifth one is regional imbalances, sixth one is overlapping of functions, and seventh one is states feeling of neglect. Then coming to the next topic which is the finance commission, तो finance commission के बारे में जानेंगे। Under the provision of Article 280, the Indian Constitution, the President of India is required to appoint a Finance Commission. तो आर्टिकल 280 के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फिनांस कमीशन को हर 5वें साल में, या सच अर्लियर टाइम्स एज द प्रेसिडेंट कंसीडर्स नेसेसरी, या जैसे ही प्रेसिडेंट्स को लगता है कि ऐसा करना नेसेसरी है। द फिनांस कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। देन फंक्शंस ऑफ फिनांस कमीशन की बात करते हैं तो इसमें सजेस्टिव फंक्शंस होते हैं। सजेस्टिव फंक्शंस में इन्वॉल्व हो जाता है बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट इन एड्स, एंड थर्ड वन इज फिनेंशियल एग्रीमेंट और अदर मैटर्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद मेकिंग रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज द 12th फिनांस कमीशन। तो 12th फिनांस कमीशन में क्या बताया गया है, ये जो कमीशन था वो सबमिट किया गया था 30 नवंबर 2004 में, कवरिंग द पीरियड 2005 to 2010 on 2nd Feb 2005. The Union government had accepted all the recommendation of the 12th फिनांस कमीशन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने सभी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था 12th फिनांस कमीशन के। इसमें रिकमेंडेशंस ऑफ 12th फिनांस कमीशन के बारे में बताया गया है, उनको रीस्ट्रक्चरिंग फिनांस पब्लिक फिनांस के बारे में इसमें बताया गया है। देन शेयरिंग ऑफ यूनियन टैक्स रेवेन्यूज़ के बारे में बताया गया है, लोकल बॉडीज़ के बारे में इसमें बताया गया है, क्लैमिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है, ग्रांट्स इन एड्स टू स्टेट्स के बारे में बताया गया है, फिजिकल रिफॉर्म फैसिलिटी बताई गई है, रिलीफ एंड करेक्टिव मेजर्स को बताया गया है, देन अदर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग का क्या मतलब होता है, व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इज टोटल रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं टोटल रेवेन्यू से, तब इसको डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट फिनांसिंग का मतलब हो जाता है इज़ अ मेजर टू मीट द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो ये डेफिसिट फिनांसिंग जो है मीट करता है डेफिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के जो डेफिसिट होते हैं उनसे डील करता है। देयर आर मेनली 3 टेक्निक्स ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग के लिए 3 टेक्निक्स यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें पहली टेक्निक हो जाती है बोरोइंग फ्रॉम विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री जब बोरोइंग की जाती है तो वो पहली टेक्निक हो जाती है। देन बोरोइंग लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्रीज से जब लोन लिए जाते हैं तो वो सेकेंड टेक्निक हो जाती है। देन थर्ड टेक्निक इज़ क्रिएटिंग एडिशनल मनी। जब एडिशनल मनी को क्रिएट किया जाता है तो वो थर्ड टेक्निक हो जाती है। देन कंपैरिजन बताया गया है इंडियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में। इसके बाद डिफरेंस बताया गया है डेफिसिट फिनांसिंग और डेफिसिट बजटिंग में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म विच इज़
ऑब्जेक्ट्स एंड रोल्स ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं या रोल्स क्या हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्ट आ जाता है डेफिसिट फिनांसिंग एंड वार का। देन सेकेंड वन इज डेफिसिट फिनांसिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन का। एंड थर्ड वन इज डेफिसिट फिनांसिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन फेवरेबल इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग को समझेंगे। तो क्या फेवरेबल इफेक्ट्स हैं डेफिसिट फिनांसिंग के। इसमें पहला फेवरेबल इफेक्ट हो जाता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। देन सेकेंड वन इज टू मीट द मॉनेटरी डिमांड, मॉनेटरी डिमांड्स को मीट किया जाता है। उसके बाद फोर्स्ड सेविंग को इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एंड फिफ्थ वन इज रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ। एंड सिक्स वन इज speedy capital information, and seventh one is helpful despite inflationary nature. इसके बाद अनफेवरेबल इफेक्ट आ जाते हैं डेफिसिट फिनांसिंग के ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लिमिट्स की बात करते हैं, लिमिट्स ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग। इसमें पहली लिमिट आ जाती है सप्लाई ऑफ कंजप्शन गुड्स की, नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज़ की। देन नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देन नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट कंट्रोल एंड टाइम लैग्स एंड अदर फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं लिमिट के लिए। तो ये डेफिसिट फिनांसिंग की कुछ लिमिट्स हैं। के बाद नेक्स्ट हम आता है मेजर्स टू कंट्रोल एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फिनांसिंग। डेफिसिट फिनांसिंग के एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स हैं, जिसमें सेविंग कैंपेन्स आ जाता है, फिजिकल कंट्रोल आ जाता है, स्टेबिलिटी इन वेज स्ट्रक्चर आ जाता है, एक्सचेंज कंट्रोल आता है, फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, गेस्टेशन पीरियड आ जाता है, कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंड अनयूटिलाइज कैपेसिटीज आ जाती हैं, और अदर मेजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक विच इज यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2019 to 20। द यूनियन budget for 2019 to 20 was announced by Ms. निर्मला सीतारमण, मिनिस्टर ऑफ फिनांस। मिनिस्टर ऑफ फिनांस निर्मला सीतारमण के द्वारा ये यूनियन बजट दिया गया था 2019 से 2020 के लिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्टर ऑफ फिनांस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में निर्मला सीतारमण हैं उनके द्वारा। इन पार्लियामेंट में दिया गया था जुलाई 5, 2019 में 2019 जुलाई 5 को ये जो है यूनियन बजट दिया गया था पार्लियामेंट में। इन इंडिया इन ऑल सेट to become $3 trillion economy by the end of the finance year 2020। तो इसका जो है मोटो था कि इंडिया को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है डॉलर्स के रूप में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020। मेन फीचर्स ऑफ द बजट। तो मेन फीचर्स क्या थे इसके। इसमें पहला फीचर हो जाता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, सोशल justice, social security, banking and finance, labor and youth welfare, micro, small and medium enterprises, MSME, traders involved थे and tax proposals involved थे। तो ये मेन फीचर्स हो जाते हैं यूनियन बजट के। सो थैंक यू एवरीवन। ये मैराथन सीरीज यहाँ पे एंड होती है।